Good morning, everyone. So, as you know, in this chapter we have finished the topic न्यूक्लियर फोर्स. न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी और अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हमें स्टडी करना है उसमें कुछ फिर से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेफिनेशन बेस्ड आते हैं या फिर उनसे रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ हियर मास डिफेक्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक हमें स्टडी करना है मास डिफेक्ट. और जो मास डिफेक्ट टॉपिक है दैट आई होप यू हैव द नॉलेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रिक्शन, बाइंडिंग एनर्जी. तो ये सारी चीज़ें जो है रिलेटेड हैं न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से. तो अभी आपको पता है कि जो न्यूक्लियस है हमारा, जो एटम का जो सेंट्रल पार्ट है हमारा न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जो रिजिड है, जो मैसिव है, उसका रीज़न क्या है? उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स. और वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं उनमें कौन से पार्टिकल्स हैं? तो दोज आर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. तो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो मिलकर न्यूक्लियस को एक तरह से कंट्रीब्यूट करते हैं, न्यूक्लियस की कंस्ट्रक्शन करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं न्यूक्लियस का. तो जो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है, अब क्वेश्चन ये आता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर कैसे बाउंड रहते हैं, कैसे न्यूक्लियस उनसे बनता है, कंस्ट्रक्ट होता है. तो उसका रीज़न आपने अभी पीछे टॉपिक में पढ़ा कि उसका रीज़न है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जो कि चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, शॉर्ट रेंज फोर्स है, चार्ज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, इसीलिए वो न्यूट्रॉन्स पे भी एक्ट करता है. प्रोटॉन के बीच के रिपल्जन के बाद भी न्यूक्लियस को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप इसके पीछे कि न्यूक्लियस जो है हमारा स्टेबल. तो स्टेबल न्यूक्लियस कैसे बना? तो उसके न्यूक्लियस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, न्यूक्लियस को बनाने के लिए जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे जिनको हम न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं. तो सपोज दैट जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम. तो अगर हम बात करें प्रोटियम की, तो उसके प्रोटियम के न्यूक्लियस के पास एक प्रोटॉन था, सिंगल प्रोटॉन. और आपने देखा था जो ड्यूटीरियम था उसके पास में जो है वो दो न्यूक्लियॉन्स का मतलब एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन था. तो अगर हम ड्यूटीरियम की बात करें तो ड्यूटीरियम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को साथ में लाया गया होगा, कंबाइन किया गया होगा. ट्राइटियम बनाने के लिए दो न्यूट्रॉन्स को एक प्रोटॉन को कंबाइन किया गया होगा. तो जब इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को मिलाया जाता है तो इनके जो अलग अलग मासेस टैली किए जाएं अगर, तो आपको पता है एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का जो अलग अलग सेपरेट मास था उसको आप ऐड करें. और उसको ऐड करने के बाद जो टोटल मास आपके पास आता है वो टोटल मास, और जब न्यूक्लियस बनकर तैयार होता है तो जो न्यूक्लियस का मास है वो अगर फाइंड किया जाए तो दोनों जो है वो रिजेंबल नहीं करते हैं. तो दोनों अगर रिजेंबल नहीं कर रहे हैं तो क्या रीज़न है इसका? मतलब कि न्यूक्लियस के कंस्ट्रक्ट होने से पहले प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का जो अलग अलग मास था उसको सम करने के बाद जो मास आया था उसकी वैल्यू ज़्यादा थी. और न्यूक्लियस बनने के बाद में, ड्यूटीरियम का न्यूक्लियस बनने के बाद में जो उसका मास आया टोटल, उसकी वैल्यू हो जाती है कम. तो इसका मतलब कि बाउंड होने से पहले मास ज़्यादा था, बाउंड होने के बाद मास कम है. तो मास का लॉस कभी नहीं हो सकता बिकॉज यू हैव स्टडीड कंजर्वेशन ऑफ मास. मास तो कंजर्व रहता है, कभी लॉस नहीं होता है. लेकिन उसी के जस्ट बाद में आया था आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस. तो आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस ने ये प्रूव किया था कि मास अगर कहीं भी डिसअपियर होता है तो इट मीन्स इट मे बी कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. एनर्जी की किसी फॉर्म में वो कन्वर्ट हुआ होगा. तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ अप्लाई होता है. इसी को आप इसमें पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का टोटल मास था कंबाइन होने से पहले, जब वो कंबाइन होते हैं, कंबाइन होने का मतलब उन पे वर्क किया गया, उनके जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस थे जो उनके बीच में वर्क कर रहे थे, उस वर्क के अगेंस्ट उनको कंबाइन किया. और जो ये एक्सटर्नल वर्क किया जाता है कंबाइन करने में, ये वर्क जो है ये न्यूक्लियर एनर्जी की फॉर्म में रिलीज़ होता है. जो आपने पढ़ा है कि दो फिनोमेना होते हैं, न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन. तो उसी तरह का ये फिनोमेना है कि इसमें जब न्यूक्लियॉन्स को कंबाइन करके न्यूक्लियस को तैयार किया जाता है
तो न्यूक्लियॉन्स एक साथ एक दूसरे से जो बाउंड हो जाते हैं तो वो एनर्जी रिलीज़ करते हैं। वो न्यूक्लियर एनर्जी क्यों रिलीज़ होती है? क्योंकि इनके कंबाइन होने से मास का जो लॉस होता है, दैट डिसअपियर्ड मास इज़ कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये रीज़न है। तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बस उसका जो बेस है वो आपको पता होना चाहिए कि मास डिफेक्ट का मतलब मास में कमी, मास की जो डेफिशिएंसी है उसको मास डिफेक्ट बोला है। उसका रीज़न क्या है कि ये मास कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है? न्यूक्लियर एनर्जी में। तो द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास, एक और यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा रेस्ट मास। तो नो प्रॉब्लम इज़ देयर टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये भी आइंस्टाइन का ही कॉन्सेप्ट था कि उन्होंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी किया था सारी चीज़ों को। तो आपको पता है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग में ये मैकेनिक्स में आता है कि किसी भी चीज़ की जो परफेक्ट स्टेट है उसके बारे में हम नहीं कह सकते कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर उसको स्टडी करना है। जैसे अगर आप ट्रेन के अंदर हैं तो इट मीन्स यू आर एट रेस्ट और इन मोशन। तो आपको अपनी साथ की चीज़ों से जो कंपेयर कर रहे हैं तो आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया कि हम इस जगह को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करेंगे। तो जब आप कंपेयर करके जो पोजीशन निकालते हैं तो दैट में भी रेस्ट और मोशन। तो इसी तरह से हर एक चीज़ की दो पोजीशन हो सकती हैं, तो वो रेस्ट में है या मोशन में है। तो जब वो रेस्ट में होती है तो उसका मास अलग है और मोशन में है तो उसका मास अलग है। इसी फिनोमिना को स्टडी किया गया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो आइंस्टाइन की बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो हमें उसको यहाँ डिस्कस नहीं करना है, बस आपको याद ये रखना है कि रेस्ट मास जो है उसकी वैल्यू मोशन इन मास इन मोशन से कम होती है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसका मास ज़्यादा हो जाता है और जब वो रेस्ट में होता है तो उसका मास कम होता है। तो द डिफरेंस बिटवीन रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस, तो आप अगर रेस्ट वर्ड को यहाँ थोड़ा सा अगर हटा के स्टडी करें, अगर वो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो, तो पहले आप बस कॉन्सेप्ट समझने के लिए इतना देखिए कि द डिफरेंस बिटवीन द मास ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो बनकर तैयार हुआ उसका मास, और सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, और जो न्यूक्लियॉन्स पहले अलग अलग थे सेपरेट, उनके मास का अगर सम करें तो क्या मिलेगा हमें? डिफरेंस। दोनों के मास अलग अलग हैं तो डिफरेंस आप फाइंड कैसे करेंगे? मास ऑफ न्यूक्लियस और सम ऑफ मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स। तो ये जो डिफरेंस है यही कहलाता है मास डिफेक्ट। और डिफरेंस का मतलब आप कैसे डिफरेंस फाइंड करेंगे? ज़्यादा कौन सा होता है? तो यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू होती है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो अलग अलग थे उनका मास ज़्यादा होता है और न्यूक्लियस का मास कम पाया जाता है। मगर किस सिचुएशन में ऐसा होता है? जब न्यूक्लियस स्टेबल है। स्टेबल का मतलब वो न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हो रहा अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तो वो स्टेबल है। अगर वो ब्रेक हो जाएगा तो अनस्टेबल है। तो जो आपने अभी आइसोटॉप्स पढ़े हैं तो उसमें वो न्यूक्लियस स्टेबल है, इस स्टेट में रह सकते हैं। तो अगर वो उस स्टेट में नहीं रह सकता बल्कि उस स्टेट में आने के जस्ट बाद ही ब्रेक हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, तो अनस्टेबल है। उसका रीज़न ये रहा होगा कि उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका मास जो न्यूक्लियस का मास था उससे कम रहा होगा। तो उन्होंने वो उतनी एनर्जी रिलीज़ ही नहीं की। अगर वो एनर्जी रिलीज़ हो जाती तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होता, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे होगा तो न्यूक्लियस स्टेबल रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद रहेगा ऑलवेज। तो डिफरेंस जो है मास का वो कहलाता है मास डिफेक्ट। तो यहाँ हमने थोड़ा सा इसको सिम्बोलिकली भी लिया है। सिंबल्स आपको ऑलरेडी पता है। न्यूक्लियस का सिंबल या एलिमेंट का सिंबल ये होता है जहाँ Z एटॉमिक नंबर है और A मास नंबर है। तो इसमें पता है आपको Z प्रोटॉन्स होते हैं, A-Z न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो अगर आप इसका मास डिफेक्ट फाइंड करें तो मैंने आपको क्या बताया कि मास डिफेक्ट का मतलब न्यूक्लियस का मास ज़्यादा है और न्यूक्लियॉन्स का मास कम है। न्यूक्लियस का मास कम है और न्यूक्लियॉन्स का मास ज़्यादा है। किस सिचुएशन में? स्टेबल न्यूक्लियस के लिए। ठीक है, तो मास जो है वो हम इस तरह से लिखते हैं, जो सिंबल है मास डिफेक्ट का दैट इज़ डेल्टा एम। तो डेल्टा एम के लिए हमने क्या किया है? डेल्टा एम के लिए हमने ये लिखा है ZMP। तो ZMP का मतलब कैसे आप फाइंड करेंगे? आप पहले तो फाइंड करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं, जो न्यूक्लियॉन्स हैं, उनका अलग अलग मास कितना है और फिर उन सभी के मास को ऐड करें। तो आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो आपने पहले सेपरेटली इनको ऐड किया तो लिखा मास ऑफ प्रोटॉन
प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे क्यों लिखा है, तो उसका रीज़न ये है कि मास ऑफ प्रोटॉन तो mp होगा, लेकिन कितने प्रोटॉन्स हैं, तो z प्रोटॉन्स हैं, तो टोटल जब मास ऑफ प्रोटॉन्स फाइंड करेंगे तो zmp। प्लस इसी तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या है, mn, और कितने न्यूट्रॉन्स हैं, a माइनस z। तो आपने ये क्या किया, पहले आपने इतने पोर्शन में जो है वो ऐड कर लिया टोटल मास को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। इसमें से जो कम वाला मास है वो घटाएंगे आप। कम किसका मास है, न्यूक्लियस का, तो माइनस ये जो m लिखा है ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। ओके, हम चाहें तो उसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये जो है सम ऑफ द मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, और ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। तो लिखा भी है नीचे, वेयर mp mn एंड m आर द रेस्ट मासेस ऑफ, ये प्रोटॉन है पहले, फिर न्यूट्रॉन है और फिर न्यूक्लियस है। तो ये रिलेशन आपका किसका है, ये है आपका मास डिफेक्ट का। इसको आगे भी यूज़ किया जाएगा। मास डिफेक्ट के बाद एक वर्ड आता है यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन इन द सेंस, पैकिंग फ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, जैसा कि वर्ड से ही क्लियर है, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब सबसे पहले तो जो ये न्यूक्लियस बनकर तैयार हो रहा है, जो स्टेबल न्यूक्लियस बनकर तैयार हो रहा है, उसका जो पैकअप हो रहा है, तो उससे रिलेटेड है पैकिंग फ्रैक्शन। तो यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो एक रेशियो है, और किसका रेशियो है, मास डिफेक्ट टू मास नंबर। पैकिंग फ्रैक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन ही बताता है कि न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है। ओके, तो एक चीज़ जैसा कि आप पहले ही देख चुके हैं, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता दूँ, अभी मैंने आपको कई बार बताया है स्टेबल और अनस्टेबल न्यूक्लियस के लिए। तो आपको पता है कि स्टेबल न्यूक्लियस के लिए न्यूक्लियस का मास कैसा होना चाहिए, कम, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास ज़्यादा। तो एक चीज़ अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, तो जो कंडीशन हमने ली है वो कंडीशन यही सेटिस्फाई कर रही है कि न्यूक्लियस का मास कम है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये जो आपका रिलेशन है, ये रिलेशन अगर इसके लिए है तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो डेल्टा एम की वो वैल्यू पॉजिटिव किस कंडीशन में आएगी, जो कंडीशन हमने यहाँ पर ले रखी है। तो उस कंडीशन में हमने जो है स्टेबल न्यूक्लियस माना है, डेल्टा एम पॉजिटिव है। अगर इसके अपोजिट कंडीशन होती है तो डेल्टा एम की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ओके, अब इसके बाद अगर हम पैकिंग फ्रैक्शन, क्योंकि हम स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को पैकिंग फ्रैक्शन से भी जज करेंगे, तो पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में कहा जाता है कि पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, लेकिन ये पॉजिटिव वैल्यू किस बात पर डिपेंड कर रही है, मास डिफेक्ट पे तो डिपेंड कर ही रही है, साथ ही मास नंबर पे भी डिपेंड कर रही है, क्योंकि मास नंबर कितना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मास नंबर, तो इस बात पर डिपेंड करेगा कि कितने न्यूक्लियॉन्स हैं। तो एक थोड़ी सी लिमिट आपको याद रखनी पड़ेगी। वो लिमिट ऐसे याद रखिएगा कि अगर जो मास नंबर है वो मास नंबर लेस देन 20 है, लेस देन 20, या फिर अबव 200 है। ओके, याद रखिएगा, अबव 200 है या फिर लेस देन 20 है, ये दो सिचुएशंस हैं, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। ये रेंज बीच की नहीं ली है हमने, 20 से 200 नहीं लिया है, 20 से कम या 200 से ज़्यादा। ये शो करता है कि जो आपका पैकिंग फ्रैक्शन है उस कंडीशन में पॉजिटिव आता है। ओके, पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है उस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर मास डिफेक्ट जो है वो क्या होगा, इस सिचुएशन में मास डिफेक्ट नेगेटिव होगा। क्योंकि ये जब आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आप डायग्राम देखेंगे समझ में आने लगेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए आगे आप बाइंडिंग एनर्जी कर्व पढ़ेंगे। जितने भी मास नंबर ऐसे हैं जो न्यूक्लियस बहुत लाइट वेटेड हैं या जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो वेट किससे डिसाइड होगा, उसी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन से। तो लेस देन 20 वाले बहुत लाइट वेटेड हो गए, और मोर देन 200 वाले जो है वो बड़े साइज़ के हैं, बहुत ज़्यादा उनका वेट हो जाएगा। तो ये दोनों ही अनस्टेबिलिटी को शो करते हैं। ठीक है, तो इसमें मास डिफेक्ट से अकेले मास डिफेक्ट से हम जज नहीं कर सकते, मास नंबर से हमें जज करना पड़ेगा। तो लेस देन 20, मोर देन 200 वाले केस में पैकिंग फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव आता है, और पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव शो करता है कि न्यूक्लियस कैसा है, अनस्टेबल, वो रुक नहीं पाएगा अपनी पोजीशन में, बल्कि वो ब्रेक हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में। दूसरी सिचुएशन होती है वही जो अब रेंज रह गई है, यानी कि 20 से 200 जो है वो स्टेबिलिटी को शो करता है। इस रेंज में अगर आ रहा है, कम से कम उसका मास नंबर 20 होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मास नंबर 200 होना चाहिए। इस रेंज में आ रहा है तो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू उस कंडीशन में आती है नेगेटिव, और तब आपका जो न्यूक्लियस है दैट विल ऑलवेज बी स्टेबल, तो वो हमेशा स्टेबिलिटी को शो करेगा। ठीक है,
तो इसका मतलब जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका मतलब वो, अब जैसा आपने मास डिफेक्ट में पढ़ा है कि न्यूक्लियर एनर्जी अगर अवेलेबल है तो उसका मतलब न्यूक्लियस स्टेबल है, अगर न्यूक्लियर एनर्जी अवेलेबल नहीं है तो न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल। ओके, तो ये मास डिफेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर जो दो टॉपिक्स आपने अभी पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों का कॉन्सेप्ट समझना। टॉपिक्स भले ही छोटे हैं, मास डिफेक्ट, पैकिंग फ्रैक्शन, लेकिन जब तक आप उसकी पूरी डिटेल नहीं पढ़ेंगे तब तक नेक्स्ट टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, ये आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इस पोर्शन से रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो मैं बाइंडिंग एनर्जी टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टर्न से स्टार्ट करने वाली हूँ, पहले आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए। ओके, थैंक यू।